हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 26वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 25 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो समान विज्ञान से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए और जिसका जितना सही है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो देखिए इसका मान क्या होता है, आप लोग अच्छे से रट लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो इसका मान देखिए 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुणे 10 घाते 23 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होती है। देखिए यह भी लंबी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यह भी होता। अगर पारसेक ना होता है तो यह ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो यह आपका सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और प्रकाश वर्ष भी दूरी की मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आपका पारसेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो आप सभी को बताना है। तो देखिए इसको भी आप लोग रट लीजिए। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो देखिए यह सब आपको रटना होगा क्योंकि यह सब मान जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे 1-2 क्वेश्चन ऐसा मान आपसे पूछ सकता है। तो 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो देखिए 0.2642 होता है। 0.2642 होता है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो 0.2642 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 फर्मी में कितना मीटर होता है। 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। 10 के घाते -15 मीटर, 10 के घाते -15 मीटर, 10 के घाते -12 मीटर, 10 के घाते -15 मीटर, 10 के घाते -18 मीटर, 10 के घाते -10 मीटर। तो 1 फर्मी में कितना मीटर होता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 फर्मी में 10 के घाते -15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। तो रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर, ब्राडशॉ। देखिए ब्राडशॉ स्कूटर की खोज किए थे और जॉन नेपियर ये आपके लॉगरिथम के खोज किए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो बताना है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक आपके मैक्स प्लांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार किए थे और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्द्रता और घनत्व में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र बताना है। तो देखिए आर्द्रता मापते हम हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। अगर यहाँ पर पूछता वायुमंडल की अपेक्षित घनत्व, अगर घनत्व पूछता तो आपका हाइड्रोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वायुमंडल की आर्द्रता पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगर घनत्व पूछता है तो हाइड्रोमीटर होता है। और ये हाइड्रोफोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। क्या? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को हम हाइड्रोफोन कहते हैं। या ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से करिएगा, बहुत लोग हाइड्रोमीटर मारेंगे लेकिन हाइग्रोमीटर, हाइग्र, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम के मात्रक कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁸ सेमी या 10⁻⁻10 सेमी। तो एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितना बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, कक्षा की त्रिज्या पर या उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर या सूर्य से उसकी दूरी पर। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन नंबर 11। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो बताना है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कितना होती है या क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या कोई नहीं। तो घड़ी की चाबी में आपका स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो देखिए, न्यूमेरिकल से भी 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ लिया जाता है। आप लोग अच्छे से याद, पूरा सूत्र करके आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो बताइए, अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न कहाँ कहाँ पर हो सकती है? तो देखिए, सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो अनुदैर्ध्य तरंग आपका सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ठोस में भी उत्पन्न हो सकती है, द्रव में भी, गैस में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो पानी में, लोहा में, हवा में, पारा में। तो बताना है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? तो हवा में नहीं उत्पन्न हो सकती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो यानी प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण या प्लांक नियतांक। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पनडुब्बी आधारित है। तो देखिए, पनडुब्बी किस पर आधारित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पनडुब्बी या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम सभी लोग जानते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यह आपके न्यूटन के प्रथम नियम कहलाता है। और पास्कल के नियम, किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है, उसे पास्कल का नियम या पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो नष्ट किया जाता है, और इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि तो समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो बताना है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसलिए कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो यह क्या कही जाती है? तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो यह 20 जब हर्ट्ज से कम रहती है तो यह तरंग अपस्रव कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ध्वनि तरंग है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आधी, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी। तो यह आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक तथा उल्टा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, परावैंगनिक तरंग का, कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो बताइए आप लोग, यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और परावैंगनिक जो किरणें है यह जो हमें यह परावैंगनिक किरणें जो बहुत खतरनाक किरणें होती है जो ओजोन मंडल हम रोकती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो अवतल, उत्तल, उभयतल या कोई नहीं। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस उभयतल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ई बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, एनरिको फर्मी ने। तो ई बराबर mc स्क्वायर को आइंस्टीन ने प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे, नील्स बोर ने परमाणु संरचना के सिद्धांत दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। थोरियम देखिए, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, रेडियम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता या उच्च गलनांक। तो फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए। तो यह निम्न गलनांक होना चाहिए, जिससे फ्यूज पदार्थ का होना चाहिए। क्या निम्न गलनांक फ्यूज पदार्थ के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। यक्स किरणों की, वाई किरणें की, या परावैंगनिक किरणें की, या अवरक्त किरणें की। तो देखिए जो अवरक्त किरणें होती है इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों की धारा में या कोई नहीं। तो ऊर्जा का क्षय कब कम होता है या किस में कम होता है? तो ऊर्जा का क्षय आपका दिष्ट धारा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण पर। तो बताना है क्ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप क्रम में जोड़े जाता है, यानी जो आपके घर में प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप होता है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित श्रेणी में या कोई निश्चित नहीं। तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विकिरण है यह विकिरण प्रक्रिया के द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम संभवतः ताप है -273 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, -300 सेंटीग्रेड या 1 सेंटीग्रेड। तो -273 सेंटीग्रेड न्यूनतम संभवतः ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह सब आपका क्वेश्चन रटने वाला है, आप लोग अच्छे से रट लीजिए। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, तो कम होती, ज़्यादा होती, अपरिवर्तित या आधी। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम होती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वर्णमंडल, कोरोना या किरीट होता है या प्रभात मंडल, कोई भाग नहीं। तो यह जो कोरोना किरीट भाग होता है यह दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से वायु में जाए। तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन यह कांच से वायु में जाए तब हो सकता है। यदि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कांच से वायु में जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में अक्सर यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।